लोकसभा चुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन है। खासकर हिमाचल की हॉट सीट मंडी लोकसभा सीट बनी हुई है। विधानसभा, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट्स विधानसभा की इसी लोकसभा क्षेत्र में कवर होती हैं, और मंडी को लेकर किस तरीके की तैयारी है, नामांकन क्या सोचकर आज भरा जा रहा है। इस समय हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके की तैयारी आज नामांकन, क्योंकि आप भरने जा रहे हैं, कंगना रनौत साथ होंगे, तो क्या आप जब साथ जाएंगे क्या क्या, क्योंकि लोगों ने काफी कुछ आपकी सरकार में देखा है, अभी किस तरीके का आश्वासन आपने लोगों को दिया? देखिए, आज नामांकन का अंतिम दिन है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज लोकसभा का मंडी का नामांकन तय है। कंगना रनौत जी का नॉमिनेशन होगा और मैं देख रहा हूं कि बहुत उत्साह के साथ बड़ी संख्या में सुबह से लोग चले हैं, रात से लोग चले हैं और बड़े जोश और जुनून के साथ इस नॉमिनेशन में भाग लेने के लिए मंडी पहुंच रहे हैं। और मैं यही कहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को देखते हुए जिस तरह से उन्होंने काम किए हैं पूरे देश के लिए 10 वर्षों में, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देश मन बना चुका है कि भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री तीसरी बार होने चाहिए। और इस सारी चीज़ में हम अपना योगदान हिमाचल प्रदेश से 100% 2014 में भी दिए थे, चारों सीटों का, 2019 में भी चारों सीटें जीते और उसके बाद 2024 में अब की बार भी चारों सीटों पर विजय हासिल करेंगे। सर, आप खुद मंडी से आते हैं, लोकसभा के लिए कौन से मुद्दे या कौन से आपको लगता है काम है जो आपने प्रायोरिटी पे रखे हैं कि अगर कंगना रनौत जीतते हैं तो आप भाजपा की देखरेख में क्या काम उनसे करवाएंगे, या भाजपा क्या करवाएगी मंडी में अगर सीट निकलती है तो? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि केंद्र के साथ एक बहुत सीधा हमारा एक कनेक्ट जो है वो होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और सरकार के साथ भाजपा का जब सांसद मंडी से होगा तो स्वाभाविक रूप से एक काम करने के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा रहेगी। मंडी छोटी काशी के रूप में जानी जाती है और मैं समझता हूं कि छोटी काशी मंडी में जिस प्रकार से हमारी बहुत सारी धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, यहाँ पर धार्मिक धरोहर है, यहाँ पर उस तरह से इस को जो एक बहुत बड़ा स्कोप जो है पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से इसको मजबूत करने की दृष्टि से वो हमारे सामने है, जिसके लिए हमने करना भी है। और उसमें प्रमुख रूप से जो हमने शिव धाम का एक प्रोजेक्ट जिसका हम जिक्र करते हैं हमेशा, उस शिव धाम के प्रोजेक्ट को पूरा करना, मंडी में कनेक्टिविटी अच्छी हो, क्योंकि मनाली इसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, तो मनाली एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ के लिए आना जाना लोगों के लिए सुविधाजनक हो। तो एयरपोर्ट मंडी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की जिसकी प्रोसेस शुरू की है, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान भी हमने करके रखा था और कांग्रेस की सरकार ने वो 1000 रुपये वापिस लेकर के उसको बाकी जगह जो है वो बांट दिया। तो उसमें वो हमारी प्रायोरिटी है। और आने वाले समय में रेलवे की कनेक्टिविटी बिलासपुर तक पहुंच रही है और मुझे लगता है कि 3 साल के अंदर अंदर बिलासपुर तक पहुंच जाएगी। उसके बाद बिलासपुर में ही ना रुके, बिलासपुर से मंडी तक भी रेलवे कनेक्टिविटी हो। और हम तो मनाली तक आगे बढ़ाएंगे, लेह लद्दाख तक बढ़ाने का उसका एक लक्ष्य है, लेकिन फेजेस में होगा वो। लेकिन मंडी को कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी भी, उसमें भी हम ये भी हमारे एक टारगेट है, एक लक्ष्य है, जिसमें काम करने की दृष्टि से। और सबसे बड़ी बात है कि नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करना। मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसी हैं जहां पर नए टूरिस्ट पॉइंट बनाए जा सकते हैं, उनको विकसित करने के लिए केंद्र से मदद करना, केंद्र से प्रोजेक्ट लाना। और इस पे हम चाहेंगे कि भी वो हमारे सांसद होने के नाते वो काम करें इस तरह से। तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे हैं जहां जिन मुद्दों को लेकर के। और बाई रोड कनेक्टिविटी के लिए तो मैं यही कहूंगा कि 4 लेन हमारा मनाली से कनेक्ट हो रहा है और मनाली के बाद फिर अब हमारा ट्राइबल का इलाका जो है टनल से कनेक्ट हो गया। अटल टनल रोहतांग जो 3,500 करोड़ की लागत से बनकर के तैयार हुआ और मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। इस तरह से और भी चीजें हमारी टारगेट में है। जैसे हमारी घुबू जोत की एक टनल है, उस टनल की मांग बहुत लंबे समय से, जो हमारा मंडी और कुल्लू जिला को सीधा कनेक्ट करती है,
और उसके साथ हमारे जलोड़ी जोत की एक टनल है जो एक उस इलाके के लिए बहुत बड़ी एक सुविधा होगी, पर्यटन की दृष्टि से भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के सांसद की एक भूमिका रहेगी काम करने के लिए। एक कांग्रेस की ओर से ये परसेप्शन बनाई जा रही है कि वो तो सेलिब्रिटी हैं, वो दोबारा फिल्मों में चले जाएंगी या कुछ हो जाएगा, काम लोकल मुद्दों की वो बात नहीं कर रहे, वो हिंदू राष्ट्रीय या इस तरीके की बातें कर रहे हैं जिसका मंडी से लेना देना नहीं है। ये कांग्रेस एक परसेप्शन लोगों में बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, कांग्रेस का परसेप्शन स्वाभाविक रूप से चुनाव में उनको जाना है तो कुछ कैंडिडेट के खिलाफ बोलना है। उनको ये लगता है कि कंगना आई है चली जाएंगी, हम ये कह रहे हैं कंगना आई है तो यहीं रहेंगी और यहीं रह करके लोगों के बीच में सेवा करेंगी, काम करेंगी, जो उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया है। ठीक है, एक दौर में मैंने फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए चुना और उसके लिए लंबा संघर्ष किया, एक मुकाम हासिल किया, पद्मश्री अवार्ड मिला और बहुत सारी फिल्में उनकी हिट हुई है। लेकिन उसके अतिरिक्त अब जब मैंने इस फील्ड को ऑप्ट किया है तो निश्चित रूप से मेरा डेडिकेशन टुवर्ड्स लोग होम स्टेट के लिए, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा रहेगा। और ठीक है, उसके बाद जहाँ फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करने की बात, काम तो सब लोग करते हैं, उसमें भी काम करना होगा तो उसमें भी उनका कहना है कि वो प्रायोरिटी ऐसी नहीं है कि भाई मेरी प्रायोरिटी नंबर 1 अब होगी, मंडी के लोगों की सेवा कर सके, समाज के लिए मैं कर सकूं। आपको राजनीतिक दृष्टि से क्या प्लस पॉइंट और नजर आता है कंगना रनौत का सर, कि लोगों से मिलना, एक्सेसिबिलिटी या और किस तरीके का आपको प्लस पॉइंट नजर आता है कि बीइंग अ सेलिब्रिटी मंडी के लिए या हिमाचल के लिए कंगना रनौत औरों से अलग इसलिए? देखो, एक महिला हो करके मुझे लगता है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो विषय है उसमें बहुत बेहतर ढंग से वो काम कर सकती है। उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, महिलाओं की ये समस्या है, इन समस्याओं को लेकर के हमको इस प्रकार से काम करना है। और दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि वो अपने जो है काम करने की उनकी जो एक शैली है, जोश और जुनून के साथ काम करना, और जिसके लिए वो जानी भी जाती है फिल्म इंडस्ट्री में। ठीक है कि कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं अनावश्यक रूप से, उसमें लोग कंट्रोवर्सीज करते हैं, लेकिन इस बात के लिए जानते तो लोगों की सेवा में जोश और जुनून के साथ काम करना, ये मुझे लगता है कि उनके एक प्लस पॉइंट है, जिसके लिए वो डेडिकेट होकर के जो काम करेंगी और निश्चित रूप से उसका लाभ होगा। सर, स्टेट पॉलिटिक्स पे सवाल है। अभी राज्यसभा के दौरान जो हुआ उसमें एक सुखविंदर सुक्खू ये कह रहे हैं कि जयराम ठाकुर जी का तो जो सूट सिलाया दर्जी के पास ही रह गया, उनकी सरकार बनने की कोशिश थी, बनाने की कोशिश थी, लेकिन नहीं बनी। तो अभी जो आंकड़े हैं, अगर 6 विधानसभा सीट्स बीजेपी जीतती भी है तो आपको लगता है कि सरकार बनाने में उस तरीके से कामयाब हो सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस इसको फिर टारगेट कर रही है कि लोगों को इस तरीके की बातें बोलकर कि सरकार आ जाएगी या और विधायक आ जाएंगे, तो इसलिए एक लुभाया जा रहा है। देखो, एक मुख्यमंत्री को ऐसी टिप्पणियां करने से परहेज करना चाहिए, और मैं ये कहूंगा कि बतौर मुख्यमंत्री मैंने व्यक्तिगत रूप से उनके बारे में कुछ नहीं बोला है। बोलने के लिए हमारे पास कम है ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन मैं परहेज करता हूँ। सहजता, शालीनता ये बहुत आवश्यक है। और मैं एक बात मैं जरूर कहना चाह रहा हूँ कि जो फिल्म आपने जिसकी डायरेक्शन की थी कि सुख की सरकार, और सुख की सरकार के साथ जो है व्यवस्था परिवर्तन, उसकी पोल खुल गई। 14 महीने में आपके 9 विधायक जो आपका समर्थन कर रहे थे, 6 तो कांग्रेस पार्टी के थे और 3 निर्दलीय विधायक आपके खिलाफ खड़े हो गया। आपका गृह जिला हमीरपुर है, 5 सीटें हैं वहां पर, 5 में से 3 विधायक आपके खिलाफ है। आप कल्पना करिए, हमें काहे को दोष दे रहे हैं? आपकी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा जो मेंबर पार्लियामेंट मंडी से है, जिसने चुनाव लड़ने के लिए मना किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने कहा कि लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, विधायकों की सुनी नहीं जा रही है, और ऐसी सूरत में मैं चुनाव लड़ने से मना करती हूं, और क्योंकि जीत नहीं सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का मंत्री जो यहाँ से सांसद के लिए जिनको टिकट दिया गया है, विक्रमादित्य जो प्रतिभा सिंह के पुत्र हैं, वो मंत्रिमंडल से त्यागपत्र की घोषणा करते हैं कि मेरे पिताजी की वजह से हिमाचल में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, और सत्ता में आने के बाद मेरा ही मुख्यमंत्री, मेरी ही सरकार,
जब मैंने निवेदन किया कि उनके दुखद मृत्यु के पश्चात, पिताजी की दुखद मृत्यु के पश्चात 2 गज जमीन चाहिए उनके इसके लिए, स्टैचू बनाने के लिए, उनकी मूर्ति लगाने के लिए, वो मना कर दिया और इसलिए मैं त्यागपत्र देता हूं। मेरा मंत्रिमंडल में रहने के लिए कोई औचित्य नहीं है। तो ऐसी बातें जब होती हैं, इसमें हमें काहे को दोष दे रहे हैं? अगर सही मायने में सरकार चलाने के लिए अगर सामर्थ्य नहीं है, नहीं चला सकते हैं, बस की नहीं है, ये हमने नहीं साबित किया, आपके ही विधायकों ने साबित किया, आपके ही मंत्रियों ने साबित किया। एक मंत्रिमंडल की बैठक से रोते रोते बाहर निकल जाते हैं, पूरा मीडिया उसको कवर कर लेता है। तो ऐसी स्थिति कांग्रेस पार्टी में 14 महीने के कार्यकाल में आई, तो प्रशासन पर नहीं पकड़, विधायकों पर कोई पकड़ नहीं, और कांग्रेस के अंदर जो बिखराव है, कोई उनको नेता नहीं मानता। और आज मैं इस बात को कह रहा हूं, जो मेरे बारे में कह रहे हैं कि सूट जो है वो सिला रह जाएगा, मेरा सूट का तो कोई आप ज्यादा चिंता मत करिए। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, आपके अगल बगल में जो कुछ लोग हैं जो सूट सिला करके बैठे हैं, तो निश्चित रूप से इस चुनाव का परिणाम आने के बाद, लोकसभा का चुनाव होने के पश्चात सबसे पहले यही होगा कि सुखविंदर सुक्खू को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए। हम नहीं बोलेंगे, हम तो विपक्ष वाले हैं, हम तो बोलते ही हैं, जो बोलते हैं सामने बोलते हैं, लेकिन वो ऊपर तक बात करके आए हुए हैं पार्टी हाईकमान में कांग्रेस की, और हाईकमान ने उनको कमिटमेंट दे रखी है कि लोकसभा के चुनाव तक चलने दीजिए, उसके बाद इनको हटा देंगे। ये वीरभद्र परिवार की चर्चा थी कि वो बात करके ना, वो भी बात करके आए हैं, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो भी बात करके आए हैं, और ये कमिटमेंट दी गई है पार्टी हाईकमान द्वारा उन लोगों को कि आप अभी शांत हो जाइए, अभी शांत हो जाइए, अभी लोकसभा का चुनाव है, लेकिन लोकसभा के चुनाव के बाद इनको हटाएंगे। बीजेपी मतलब बीजेपी आप जिस लोकतंत्र के जरिए से चल रही है, वो कोई ऐसा नहीं, कांग्रेस का खुद की जो डाइविजन है वो कहीं ना कहीं नुकसान, कांग्रेस ही उनको हटाना चाह रही है। कांग्रेस के ही विधायक कांग्रेस पार्टी के थे, वो उनको हटाना चाह रहे थे। उनने हिम्मत करके उन्होंने कहा कि बार बार जलील किया गया, हमारी बात सुनी नहीं गई, मानी नहीं गई, घंटों घंटों बाहर बिठा के रख देते हैं, लेकिन उसके बावजूद नहीं बुलाते हैं। ऐसी सूरत में उन्होंने कहा कि अब ये मौका है, आत्मसम्मान के साथ हमको खड़ा होना है, स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है, और आत्मसम्मान के लिए उन्होंने कहा कि अब बर्दाश्त नहीं होगा, हम कदम उठा रहे हैं। राज्यसभा में उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ वोट किया। बीजेपी भी सर सरकार बनाने की कोशिश करेगी इस चुनाव के नतीजों के बाद? जब बीजेपी, देखिए, सरकार बनाने का नहीं बनाने का विषय नहीं है, बात सही मायने में है क्या वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री को कोई नैतिक अधिकार है सत्ता में रहने का? जब बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा की सीट वो हार गई, बहुमत होने के बावजूद वो बजट पारित करने की स्थिति में नहीं, बजट पारित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया, तब जाकर के बजट पारित हुआ। कोई नैतिक अधिकार है? ये टेक्निकल ग्राउंड पर सत्ता है, लेकिन लोगों के नजर में भी गिर चुकी है, बहुमत में भी गिर चुकी है सरकार। और इसलिए मैं यही कहूंगा कि सरकार का भविष्य नहीं है। हम तो विपक्ष में सामने खड़े हैं, लेकिन जो अगल बगल वाले हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं 4 तारीख का। एक आखिरी सवाल है सर, मंडी को आपने बड़े गहराई से और शुरू से देखा है, कितना आंकलन आपको लगता है कि कितनी वोट से बीजेपी यहाँ पे जीत हासिल करेगी? देखो, ऐसा है, चुनाव है, अभी मुझे लगता कि अभी आज तो नॉमिनेशन का डे है, लास्ट डे, उसके बाद क्या इस सिचुएशन बनती है, क्या इक्वेशंस बनती है, मैं इस बात को कहूंगा कि हम जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे, और बहुत अच्छी तरह से जीतेंगे। और मंडी के स्वाभिमान का विषय है, पूरे हिमाचल प्रदेश के 4 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, 4 सीटों पर हम जीतेंगे, और ये मैं पक्की बात कह रहा हूँ, हम जीतेंगे, बहुत अच्छी तरह से जीतेंगे। ठीक है सर। तो जयराम ठाकुर जी बातचीत कर रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं हिमाचल के, बेहतर समझते हैं मंडी को, और खास कर मंडी के कितने प्रोजेक्ट बीजेपी के टाइम में आए, और अब क्या भरोसा लोगों को जो किया हुआ है, तमाम प्रोजेक्ट हैं जो मंडी के नजरिए से बीजेपी ला सकती है, ये दावा है। और खास कर कांग्रेस की जो आपसी फूट है, जो कमिटमेंट दी गई है, उस पर भी निशाना साधा है। कैमरामैन अमन गुप्ता के साथ अमन भारद्वाज, आज तक, मंडी, हिमाचल प्रदेश।